अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं जो कि है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड। एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है हमारे पास सिंपल एक कॉन्सेप्ट के तौर पे, ठीक है। आज इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्पेशल केस डाइपोल डाइपोल मोमेंट का किस तरह से बनता है। ओके, नंबर 1। नंबर 2 मैं आपको बताऊंगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर किस तरह से होती है और इंट्रामॉलिक्यूलर किस तरह से होती है। मतलब दो तरह की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जिसमें इंटर और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, दोनों में हम फर्क सीखेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज हम देखेंगे, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये मॉलिक्यूल्स की केमिस्ट्री को उनके एसिड बेस स्ट्रेंथ पे किस तरह से असरअंदाज होती है। तो ये चीज भी हम इसकी एप्लीकेशंस में आज सीखने वाले हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है नंबर 4 पे, वो मैं आपको ये बताऊंगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्चुअल में कहां पे होती है और उसके लिए कंडीशंस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट से। पहले डाइपोल डाइपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट्स देखिएगा, हमारे पास HCl एक मॉलिक्यूल है, मैं एक और मॉलिक्यूल लिख रहा हूं यहां पे HCl ही, तो मैंने 2 HCl के मॉलिक्यूल लिखे। आप सबको पता है हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, तो जिसकी वजह से हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव और क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ऑलराइट, तो इन दोनों के दरमियान जब एक मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव एंड अट्रैक्ट्स दी partial positive end of nearby molecules, so such type of intermolecular forces are called dipole dipole forces। इन forces को क्या नाम देते हैं? dipole dipole forces। ये मैं आपको यहां पे क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि जो हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ने लगे हैं वो इन्हीं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस का एक स्पेशल केस बनता है। तो अगर स्टूडेंट्स मैं इनको कंपेयर करूं, देखो यहां पे ये कोवेलेंट बॉन्ड है जो हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान बना है, यहां पे ये भी एक कोवेलेंट बॉन्ड है। तो अगर इन डाइपोल डाइपोल फोर्सेस को मैं कोवेलेंट बॉन्ड से कंपेयर करूं, सो दीज डाइपोल डाइपोल फोर्सेस आर वेरी वीक फोर्सेस, और इनको सिर्फ हम 1 मार्क्स देंगे आउट ऑफ 100 में से। अगर मैं कोवेलेंट बॉन्ड को 100 में से 100 मार्क्स देता हूं तो डाइपोल डाइपोल फोर्स को सिर्फ 1 नंबर दूंगा, इतनी वीक फोर्सेस है एज कंपेयर टू दैट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो अब हम देख लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती। तो यहां पे मैं मॉलिक्यूल पानी का बनाऊंगा, पानी यानी वाटर के स्ट्रक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम किस तरह से बनाते हैं। इसके लिए आपने करना क्या है, एक ऑक्सीजन यहां पे लगा लेनी है, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां, इस तरह 4 कॉर्नर्स पे एक टेट्राहेड्रॉन ये बन जाएगी, ठीक है। तो यहां पे ऑक्सीजन के साथ आपको पता है पानी का स्ट्रक्चर यानी वाटर का बेंट स्ट्रक्चर होता है, इस तरह आपने हाइड्रोजन्स लगा लेने ऑक्सीजन के साथ। ऑलराइट, और इसी तरह यहां पे भी आपने ऑक्सीजन के साथ यूं हाइड्रोजन जो है वो शो कर देने हैं, ठीक हो गया। अब ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, तो ये आपने सब पे लगा लेना है। ओके, तो ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। और यहाँ पे मैं आपको बता भी देता हूँ, जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 3.5 होती है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है। तो देयर इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ दीज ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम्स। सो दैट इज व्हाई ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो स्टूडेंट्स देखें, जब एक मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव एंड को अट्रैक्ट करता है तो दीज फोर्सेज आर कॉल्ड डाइपोल डाइपोल फोर्सेज। तो ये डाइपोल डाइपोल फोर्स है, यहां पे भी कौन सी फोर्स बनेगी? डाइपोल डाइपोल फोर्स, यहां पे भी, लेकिन हम इसको डाइपोल डाइपोल फोर्स नहीं कहते। याद रखना, ये जो मैंने इधर HCl का केस बनाया यहां पे तो हम इनको डाइपोल डाइपोल फोर्सेस कह रहे हैं, लेकिन वाटर के केस में हम इन फोर्सेस को डाइपोल डाइपोल फोर्सेस नहीं कहते, बल्कि इनको नाम देते हैं क्या भला? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। सो व्हाई वी आर कॉलिंग देम हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंस्टेड ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्सेस? तो इसकी बहुत ज्यादा लॉजिक्स हैं, इसको हम डिटेल में देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था लेक्चर के शुरू में कि मैं आपको बताऊंगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्पेशल केस क्यों है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस का, और इसके लिए शरायत क्या क्या होनी चाहिए। देखें, क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है 3.0, ऑलराइट, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है। इसी तरह मैं अभी आपको एक और एग्जांपल बताता हूं HF की। HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो जिगजैग मैनर से पाई जाती है। ये आपके पास HF का मॉलिक्यूल बना रहा हूं मैं, ठीक है। जब मैं इसको कंप्लीटली जस्टिफाई कर लूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइपोल डाइपोल फोर्सेस में किस तरह से सही वाला फर्क कर सकते हैं। तो यहां पे भी ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं ये डाइपोल डाइपोल लग रही हैं, लेकिन ये डाइपोल डाइपोल फोर्सेस नहीं हैं, बल्कि ये क्या हैं?
ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो यहां पे मसला क्या क्रिएट होता है, देखो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा है 4.0, तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ आवर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इन फोर्सेस को यहां पे भी हम क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल रहे हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। और एक मजे की बात मैं आपको बताऊं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम 80 नंबर देते हैं आउट ऑफ 100। ओके, सो यू कैन चेक द कंपैरिजन बिटवीन द डाइपोल डाइपोल फोर्सेस विच आर ओनली गिवन 1 मार्क्स आउट ऑफ 100, एंड हमने HF के मॉलिक्यूल में जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उनको 80 मार्क्स दिए हैं आउट ऑफ 100। इसी तरह यहां पे भी इसको ऑलमोस्ट 80 नंबर मिलेंगे, यानी दीज फोर्सेस आर ओनली 20% लेस इफेक्टिव एज कंपेयर टू दिस कोवलेंट बॉन्ड। तो इसका मतलब ये वाली जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं जिनको हम क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये एक स्पेशल केस बन गया। किन फोर्सेस का भला, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस का। तो अब मैं आपको रीजंस बताऊंगा कि इनको हम हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों कहते हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस क्यों नहीं कहते। तो स्टूडेंट्स, पहली वजह जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां पे हमारे पास एलिमेंट है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव लाइक हमारे पास फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है एंड नाइट्रोजन है। लेकिन आप स्टूडेंट्स को देखो, अगर आप नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो वो भी तकरीबन क्लोरीन के साथ मिलती जुलती है। तो मैं क्लोरीन को यहां पे क्यों नहीं ले रहा, वैसे भी आपको बता दूं क्लोरीन बॉर्डर लाइन केस होता है इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो क्लोरीन को क्यों कंसीडर नहीं कर रहा, अभी मैं इस पे आता हूं। देखो, एक तो एलिमेंट्स जो होने चाहिए जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं वो ये 3 है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। दूसरी कंडीशन ये है, ये मैं कंडीशंस लिख रहा हूं फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, तो स्टूडेंट्स इसको गौर से देखना है आपने, बिल्कुल भी लेक्चर को स्किप नहीं करना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट आपको वैलिड पॉइंट बताने लगा हूं। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होने चाहिए, और इनका साइज होना चाहिए स्मॉल, जो इनका है भी। देखो, यही वजह है जो क्लोरीन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डायरेक्टली हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि क्लोरीन का साइज बड़ा है। आप अगर चेक करो ना हैलोजेंस वाला ग्रुप, तो फ्लोरीन सबसे टॉप पे पड़ा है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन। सो फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है, क्लोरीन साइज में बड़ा है। तो हमने यहाँ पे कंडीशन क्या लगा दी कि जो एलिमेंट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, साथ उसका साइज भी क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। तो ये 2 कंडीशंस होगी। तीसरी कंडीशन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन एलिमेंट्स के पास लॉन पेयर्स होने चाहिए। आप सबको पता है लॉन पेयर्स वो इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, तो वो आपको पता है। देखो यहां पे अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के पास 2 लॉन पेयर्स होते हैं। ओके, हर ऑक्सीजन एटम के पास 2 लॉन पेयर्स होते हैं, और ये हमारी पहली शर्त थी कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है। दूसरी शर्त ये थी कि उस एलिमेंट का साइज छोटा होना चाहिए, ऑक्सीजन का साइज स्मॉल भी है। तीसरी शर्त ये है कि उस एलिमेंट के पास लॉन पेयर्स भी होने चाहिए, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि उनके पास लॉन पेयर है। अगर आप चेक करो तो फ्लोरीन के पास भी लॉन पेयर है। ओके, 3 लॉन पेयर है, बाकियों पे मैं नहीं बना रहा। फ्लोरीन के पास 3 लॉन पेयर होते हैं जो ऑक्सीजन से भी ज्यादा है, लेकिन क्लोरीन के पास भी तो 3 लॉन पेयर्स हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है। देखो, 2 कंडीशन ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसके पास लॉन पेयर्स भी हैं, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, लेकिन इसका साइज स्मॉल नहीं है। दैट इज व्हाई दिस इज द बॉर्डर लाइन केस। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं। 3 कंडीशन समझ आ गई। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहां पे जिस एटम के साथ इनकी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हो वो हाइड्रोजन एटम हो। हाइड्रोजन इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, और इसको छोटू कहते हैं। छोटू है सबसे छोटा एटम है। तो इसका मतलब जो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दीज फोर्सेस आर दी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। गौर से सुनना, मैं इनकी डेफिनेशन यहां पे लिख नहीं रहा, आपको बता देता हूं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर दी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन टुवर्ड्स पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम विच इज वेरी स्मॉल इन साइज। ओके, तो यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की 4 वजूहात हैं। ये इनको हम डाइपोल डाइपोल फोर्सेस इसलिए नहीं कहते क्योंकि पहली वजह कि यहां पे एलिमेंट जो होंगे वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। और ये जो भी एलिमेंट इन तीनों में से होंगे, इनका साइज होगा अपने अपने ग्रुप के अंदर सबसे छोटा, और इनके पास होते हैं लॉन पेयर्स। और जिस एटम के साथ इनकी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस बाद में हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कन्वर्ट होती हैं, वो हाइड्रोजन ही की वजह से होती है। अब हम आते हैं कि डाइपोल डाइपोल से इनका डिफरेंस बनता कैसे। देखो स्टूडेंट्स, आपको पता है यहां पे इस हाइड्रोजन के पास
काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये वाला जो ऑक्सीजन क्या करेगा, ये इसको अपने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा तौर पे डोनेट करने की कोशिश करेगा, और इधर से ये वाला लोन पेयर इसको डोनेट करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये कर नहीं पाएंगे। यानी ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा है, ऑक्सीजन एटम हाइड्रोजन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा नहीं, क्योंकि अगर बन जाता फिर हम इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बल्कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में पढ़ रहे होते। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास यहां पे दो फोर्सेस आ गई हैं, एक है डाइपोल फोर्स, और दूसरी जो यहां पे फोर्स है प्लस करके वो है यहां पे कोऑर्डिनेट लाइक कोवलेंट बॉन्ड। तो हमारे पास यहां पे देखें, इन दो फोर्सेस को अगर इकट्ठा कर लिया जाए, देखो मैंने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड नहीं लिखा है कोऑर्डिनेट कोवलेंट लाइक बॉन्ड। तो इफ वी हैव टू फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली इन as intermolecular forces in the molecules, dipole forces और coordinate covalent like bond जो due to बना है lone pair on the highly electronegative oxygen atom। और ऐसा सिर्फ तब होता है जब साथ कोई हाइड्रोजन एटम मौजूद हो जो कि पार्शली पॉजिटिव हो। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट। अब हम इसको अप्लाई करेंगे ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट में, लेकिन यहाँ पे एक मैं आपको चीज़ बता दूँ, थोड़ी सी वो सीख लो आप लोग, कि जो ये वाली जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसमें हम जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट वो हाई होता है, वो इसी वजह से होता है क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। HF का बॉइलिंग पॉइंट निस्बतन थोड़ा कम होता है क्योंकि यहाँ पे पर मॉलिक्यूल सिर्फ एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक मॉलिक्यूल में दो होती हैं। तो ये इनऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आप इनऑर्गेनिक में सीखते रहते हो। तो अब हम इसमें सीखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कि ये दो तरह की है, इंटर और इंट्रा मॉलिक्यूलर। तो वो किस तरह से एक्ट करती है, किस तरह से होती है, तो अब हम उसको सीखते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें अब हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसको सीखना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरह की होती है, एक होती है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसकी बेस पे हम एक्सप्लेन करते हैं सॉल्युबिलिटी और नॉर्मली बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ दी कंपाउंड्स। तो सबसे पहले मैं सॉल्युबिलिटी की बात कर लेता हूं। देखो आपके पास अल्कोहल्स हों, अल्कोहल्स और वाटर ये आपस में सॉल्युबल हैं। हालांकि आप चेक करो, अल्कोहल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वाटर एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन फिर भी ये आपस में काफी ज्यादा मिक्सिबल हैं। क्यों है? क्योंकि दोनों में पाई जाती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्कोहल को अगर मैं ऐसे लिख लूं ROH, जो अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला होता है, वाटर को अगर मैं ऐसे लिख लूं OH और ये H, फिर अगला मॉलिक्यूल अल्कोहल का लिख लें आप ROH। तो आप चेक करो, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। तो एक मॉलिक्यूल का ये पार्शियल पॉजिटिव एंड हाइड्रोजन है और दूसरे मॉलिक्यूल में ये पार्शियल नेगेटिव एंड ऑक्सीजन है, तो इनके दरमियान हो जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यही वजह है जो अल्कोहल्स हैं वो हर रेशियो से हल हो जाती हैं, यानी पानी और अल्कोहल आपस में मिक्सिबल हैं ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर, दिस इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, ये एक अलग मॉलिक्यूल अल्कोहल का है और ये वाटर का है, फिर ये वाटर, फिर ये अल्कोहल, और इस तरह ये चेन बन जाएगी। तो लेकिन यहां पे एक बात याद रखनी, जैसे जैसे ये R बढ़ता है यानी अल्काइल ग्रुप, वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है क्योंकि नॉन पोलर पार्ट होता है। तो इसमें हमने देखा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कि किस तरह से जो हमारे पास अल्कोहल्स है वो पानी के अंदर हल हो जाती है। इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड्स और बाकी ईथर्स वगैरह वो पानी में स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर सपोज करो मैं ईथर्स की बात करता हूं, वो कम सॉल्युबल हैं, और इफ वी टॉक अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड, दे आर वेरी मिसिबल इनटू वाटर ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और भी बहुत सारी सॉल्युबिलिटी की प्रॉब्लम्स हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हमारी एक्सप्लेन हो जाती हैं। तो जस्ट मैंने एक एग्जांपल लिया। अब मैं आता हूं बॉइलिंग पॉइंट्स पे। बॉइलिंग पॉइंट्स, तो बॉइलिंग पॉइंट्स भी हाई हो जाते हैं ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैं इसी में अल्कोहल्स की एग्जांपल ले लेता हूं। अल्कोहल में ROH, इसी तरह अगला मॉलिक्यूल फिर होगा ROH। तो अब देखो दोनों मॉलिक्यूल्स मैंने अल्कोहल के लिए पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, तो दोनों मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्या हो जाएगी? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यही वजह है अल्कोहल्स के बॉइलिंग पॉइंट निस्बतन ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन, अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस वगैरह, क्योंकि उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट करती है बॉइलिंग पॉइंट्स पे और सॉल्युबिलिटी पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। जो इंटरमॉलिक्यूलर की एप्लीकेशन है, याद रखना ये जो मैंने आपको बताया अभी, ये दोनों इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एप्लीकेशंस हैं। आगे थोड़ा सा मूव करूं मैं आपको यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा हाई होते हैं, अल्कोहल से भी ज्यादा हाई होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स ये पाए जाते हैं डाइमर फॉर्म में। कार्बोक्सिलिक एसिड को जनरली हम लिखते हैं RC डबल बॉन्ड O
OH, ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। तो इनकी अगर मैंने डायमर फॉर्म बनानी है, यानी ये डायमर फॉर्म में किस तरह से एग्जिस्ट करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूं। देखो आपने इसके लिए करना क्या है, यहां पे लगाना है कार्बन, कार्बन के इस तरफ आपने लगा लेना है डबल बॉन्ड O, ऊपर डबल बॉन्ड O, नीचे आपने लगा लेना है OH, ओके। यहां पे कोई भी R हो सकता है, अल्काइल ग्रुप। तो देखो RC डबल बॉन्ड O, OH बन गया ना, एक मोनोमर बना दिया मैंने, कार्बोक्सिलिक एसिड का एक यूनिट बना दिया। दूसरी तरफ आपने इससे उल्टा बनाना है, कार्बन की सीध में बिल्कुल यहाँ पे कार्बन लगा लेना है, ऊपर आप लगा लोगे OH। देखो यहाँ पे मैंने नीचे OH लगाया था, यहाँ पे आप ऊपर OH लगा लोगे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O। तो देखो यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड O ऊपर लगाया था, यहाँ पे डबल बॉन्ड O जो है वो मैंने नीचे, तो यहाँ पे R आ जाएगा। तो देखें ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड के दो मोनोमर हैं, ये एक और ये एक। तो अब यहाँ पे देखें, ये पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन और ये पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन, इनके दरमियान क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरह नीचे पार्शियल पॉजिटिव, और तो ये भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बहुत ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट्स रखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड एज कंपेयर टू अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक हाइड्रोकार्बन, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, ठीक है, जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट होती है। तो यहाँ पे इस अभी हमने इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में सीखा कि किस तरह ये सॉल्युबिलिटी पे और बॉइलिंग पॉइंट्स को अफेक्ट करती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो अब हम मूव करेंगे इंटरेस्टिंगली, इंपॉर्टेंटली, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि टोटली नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए। तो आइए अब हम उस पे आते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम मूव कर लेते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट माना जाता है। देखो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बता रखा है कि फिनोल जो है वो वीक एसिड क्यों होता है, मतलब अल्कोहल्स की निस्बत जो है फिनोल की एसिडिटी ज्यादा होती है। इसको मैंने कंप्लीटली एक्सप्लेन किया था इन मेसोमेरिक इफेक्ट। तो अब उस तरह से मिलते जुलते कुछ क्वेश्चंस हैं कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहले क्या है। देखो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में थोड़ा सा फर्क है। इंटरमॉलिक्यूलर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कहते हैं। जैसे ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ये अल्कोहल का, दोनों के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो कहलाएगी इंटरमॉलिक्यूलर, जो अभी हम पढ़ के हटें। इंट्रामॉलिक्यूलर ये है कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, दैट विल बी कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। द हाइड्रोजन बॉन्डिंग व्हिच इज प्रेजेंट इन द सेम मॉलिक्यूल इज नोन एज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहां पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इज वीकर एसिड देन फिनोल। तो देखो हमारे पास ऑर्थोनाइट्रोफिनोल होगा क्या, ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, ठीक है, यहां पे OH लगा लें आप, ये फिनोल बन गया। ऑर्थो पे ये नाइट्रो ग्रुप है, N डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये वाला हमारे पास पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। अब आपको सबको ये मैं डिटेल में बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में कि एसिड वो होता है, एसिड वो स्पीशी होती है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, ब्रोंस्टेड लोरी या हमारे पास जो लिवस कॉन्सेप्ट है कि जो चीज़ अपना H+ दे सके या प्रोटॉन की कंसंट्रेशन को बढ़ा सके या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके। तो यहाँ पे हम ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट यूज करेंगे एसिड बेस में कि एसिड वो स्पीशी होती है जो अपना H+ दे सके। देखो यहाँ पे ये वाला H+ डोनेट हो सकता था, लेकिन ये वाला इंट्रैप्ट हो गया इस ऑक्सीजन के साथ इन इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो लिहाजा यहां से ये इजीली डोनेट ही नहीं हो पाएगा। तो होगा क्या, ये एसिड बन जाएगा वीक एसिड। अगर हम फिनोल की बात करें इसके कंपैरिजन में, तो फिनोल हमारे पास इस तरह होता है सिंपली OH। तो यहां से इस H का निकलना इजी होता है, यहाँ पे इस H का निकलना इजी होता है, जिसकी वजह से ये वाला जो फिनोल है ये एसिड स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। तो ये हमारे क्वेश्चन 1 का सिंपल सा आंसर था। अगर ये इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आए या किसी भी एग्जाम में आए तो आप बता सकते हैं कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जबकि फिनोल में नहीं है। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके भी आ सकता है, वो आपसे कहे कि बताओ कि ये जो हमारे पास मेटा नाइट्रोफिनोल है, दिस इज मेटा, ये मेटा पोजीशन पे आ गया ना, ये देखो ये ऑर्थो और ये मेटा पोजीशन। अब ये वाला एसिड स्ट्रॉन्ग है किससे भला, इस वाले से। उसकी वजह क्योंकि यहां से और यहां से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो नहीं सकती, इस हाइड्रोजन के और इस ऑक्सीजन के दरमियान इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती, ऐसा सिर्फ ऑर्थो पोजीशन पे होता है। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इज वीकर एसिड एज कंपेयर टू दैट ऑफ फिनोल और मेटा नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल। पैरा नाइट्रोफिनोल, मेटा नाइट्रोफिनोल या फिनोल, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। आगे इनका भी कंपैरिजन है, लेकिन वो उसकी डिटेल में नहीं हम जाएंगे। लेकिन ऑर्थो नाइट्रोफिनोल वीकर एसिड है ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है सैलिसिलैल्डिहाइड यानी ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, इसको पढ़ते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इसका स्पेशल नेम सैलिसिलैल्डिहाइड है, इज वीकर एसिड देन फिनोल। इसमें भी सेम वही रीजन है। देखें आपके पास
जो H+ डोनेट होना है ना स्टूडेंट्स, ये भी आपने याद रखना है, जो H+ डोनेट होना है वो कार्बोनाइल की तरफ ये वाला हाइड्रोजन कभी भी नहीं निकलेगा, याद रखना। इसकी वजह से फिनोल या कोई भी जो हमारे पास बेंजीन अराइल डेरिवेटिव है वो कभी भी एसिडिक नहीं होते, क्योंकि ये वाला H यहाँ से निकल ही नहीं सकता, इस H ने निकलना होता है। ये पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है कार्बन पे, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से इस पे पार्शियल नेगेटिव, तो इस H+ ने निकलना था, बजाय कि आप इस H+ को निकालना शुरू कर दें। अगर इस H+ को निकालने का आप सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे H+ ये वाला निकलना होता है। अब इसके दरमियान और इस ऑक्सीजन के दरमियान फिर से कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो जिस वजह से यहां से H का निकलना पॉसिबल नहीं होगा। यही वजह है जो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है, जिसको हम कॉमनली सैलिसिलडिहाइड कहते हैं, ये वीकर एसिड है, ये होता है वीकर एसिड। और अगर हम इसका कंपैरिजन किससे करें, फिनोल से, सिंपल फिनोल से, तो चूंकि इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो लिहाजा ये एसिड होगा स्ट्रॉन्ग, ये वाला एसिड स्ट्रॉन्ग होगा इस दोनों के कंपैरिजन में। इसमें फिर मैं अगर आपको बताऊं कि अगर ये वाली पोजीशन को हम चेंज कर दें, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड के बजाय अगर हम इसको मेटा या पैरा पे ले जाएं तो फिर ये वाली इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, तो तब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट होगा। तो अब हम थोड़ी सी और एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम मूव करने जा रहे हैं इसी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। पहले वाले दोनों कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा ये ऑपोजिट काम करेगा। देखो अभी हमने सीखा कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह से एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देती, लेकिन अभी हम सीखेंगे कि किस तरह इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसिड की स्ट्रेंथ को ज्यादा कर देती है। तो इसमें क्वेश्चन है हमारे पास, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो पहले तो हम इनको बना लेते हैं। देखो हमारे पास ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड क्या है, यहाँ पे OH लगा हो और यहाँ पे COOH लगा हो, तो प्रायोरिटी ग्रुप में बेंजोइक एसिड और इसको हम ऑर्थो पे हाइड्रोक्सी मानेंगे। तो ये नोमेनक्लेचर में मैं आपको बता चुका हूँ सारा कुछ। देखो इसके बाद अगर यहाँ पे OH इधर लगा होता और COOH इधर लगा होता तो इसको हम बोल रहे हैं ये एसिड वीक है, दिस एसिड इज वीक, और ये वाला एसिड स्ट्रॉन्ग है, दिस एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड। अब इसकी क्या वजह है, देखो मैंने आपको बताया एसिड के क्राइटेरिया को, उसकी स्ट्रेंथ को चेक करने के हमारे पास 3-4 चीजें होती हैं। पहली चीज कि उसके H+ देने की एबिलिटी कैसी है, जो अभी हमने 2 केसेस में देखा कि वहां पे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो कम हो गई थी। दूसरी चीज होती है कि जो जिस सॉल्वेंट में हम एसिड को डिसॉल्व कर रहे हैं वो कैसा है, ठीक है। तीसरी चीज होती है कि जो उसका एसिड का कॉन्जुगेट बेस है वो कैसा है, वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो अब हम इसी चीज को देखते हैं। देखो अगर हम इसकी आयनाइजेशन देखें ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड की, तो चूंकि ये इस H+ की वजह से एसिडिक नहीं है, ये इस H+ की वजह से एसिडिक है, ये आपने याद रखनी है बात। दिस ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड एसिडिक ड्यू टू दिस एसिडिक ग्रुप, नॉट दिस OH ग्रुप, ओके। तो ये वाला यहाँ पे जो H निकलना है वो ये यहाँ पे C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, इसको मैं अगर थोड़ा सही करके लिखूं तो ये कुछ इस तरह मैं ऐसे लिख लेता हूं, क्योंकि मैंने इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बतानी है आपको। तो यहाँ पे हमारे पास OH है, तो देखो मैंने H कौन सा निकाला, ये वाला, तो ये H+ तो निकल गया यहाँ से H+ की फॉर्म में, ठीक है, सॉल्वेंट के अंदर। यहाँ पे कोई भी सपोज करो वाटर ले लिया आपने, तो पीछे ये वाला जो इसका कॉन्जुगेट बेस बचा है, दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस। अब कॉन्जुगेट बेस में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और ये हो गया है स्टेबल। तो स्टेबल होने की वजह से कॉन्जुगेट बेस के ये हो गया वीक। तो जब कॉन्जुगेट बेस वीक हो जाता है तो अल्टीमेटली एसिड हो जाता है स्ट्रॉन्ग। तो यही वजह है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड बिकॉज इट्स कॉन्जुगेट बेस इज वेरी वीक बिकॉज इट्स स्टेबल ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन दिस हाइड्रोजन एंड दिस कार्बोक्सिलेट आयन, ओके। लेकिन यहां पे अगर आप चेक करो इसी चीज को, तो इसकी आयनाइजेशन के बाद स्टूडेंट्स, इसकी आयनाइजेशन के बाद यहाँ पे OH है, यहाँ पे कार्बोक्सिलेट ग्रुप है और ये प्लस, तो इसमें तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं। इस वाले कॉन्जुगेट बेस में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट है, जिसकी वजह से ये वाला जो कॉन्जुगेट बेस है इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, तो ये रहेगा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग। तो जब ये स्ट्रॉन्ग रहेगा तो अल्टीमेटली एसिड क्या हो जाएगा, यहाँ पे वीक हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हमने सीखा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में कि पहले तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या,
फिर हमने देखा वो कौन सी कंडीशंस हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए लाजमल मलजूम होती हैं, यानी वो नेसेसरी होती हैं। और तीसरे में हमने देखा कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, जो कि एक टाइप है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, जिसमें हमने एक्सप्लेन किया बॉइलिंग पॉइंट्स को और स्टेबिलिटी हमने सॉल्युबिलिटी को। और उसके बाद लास्ट में हमने देखा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, जिसमें हमने 3 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, जिसमें हमने एसिडिक और एसिडिक स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग होते भी देखा और वीक होते भी देखा। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर समझ आया तो अपने दोस्तों के साथ ये जरूर शेयर किया करें, ठीक है, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।